हेलो फ्रेंड्स, रिलाई क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो जो लोग नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किस चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्रव्यमान, बी में है आकृति, सी में है चाल और डी में है भार। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। क्योंकि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कोच्चि, बी में है जयपुर, सी में है वाराणसी और डी में है इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का सबसे पहला शहर इंदौर बना। अगला क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। ए में है शाहिद कपूर, बी में है रणवीर कपूर, सी में है राणा दिग्गुवाटी और डी में है रणवीर सिंह। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। ए में आपका दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी में है थॉमस ए एडिसन, सी में है आपका विराट कोहली और डी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विराट कोहली, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस ए एडिसन और ग्राहम बेल एक वैज्ञानिक थे, जबकि विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साधारण बल, बी में है गुरुत्वाकर्षण बल, सी में है कोणीय बल और डी में है अभिकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मौत का कुआं अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वहीं अगर बात की जाए कपड़ा धोने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का, तो वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ा धोने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है दार्जिलिंग, बी में है ऊटी, सी में है कोडाईकनाल और डी में है देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोडाईकनाल, क्योंकि कोडाईकनाल को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और वही अगर ऊटी की बात किया जाए तो ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म रक्त वाला होता है। ए में है फिश यानी मछली, बी में है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, सी में है टोड यानी मेढक और में है पिगियन यानी कबूतर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कबूतर गर्म रक्त वाला जानवर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है पतंगा, बी में है हाथी, सी में है शार्क और डी में है पोरपोइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोरपोइसेस, क्योंकि पोरपोइसेस जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है और पराध्वनिक तरंगे उस ध्वनि को कहा जाता है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। पराध्वनिक तरंगे को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है, किंतु मनुष्य नहीं सुन सकते, क्योंकि मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ही तरंगों को सुन सकता है। और पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पराश्रव्य ध्वनि का, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ए में आपका ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है सोडियम क्लोराइड और डी में है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहा जाता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहा जाता है। किंतु अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वैसे विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है, जिसका उदाहरण शुद्ध जल को दिया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वही अगर पीएच स्केल के खोजकर्ता की बात की जाए तो पीएच स्केल की खोज एसपी सोरेनसन ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावरलूम सेक्टर? अर्थात पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टेक्स्ट इंडिया योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए में है स्मृति ईरानी, बी में है मेनका गांधी, सी में है नितिन गडकरी और डी में है रविशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी, क्योंकि सितंबर 2018 में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी थी और उन्हीं ने इस योजना को शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए में है आर्य समाज, बी में है चिन्मय मिशन, सी में है ब्रह्म समाज और डी में है प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। वहीं अगर ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इन बेकिंग सोडा? यानी बेकिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? बेकिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 8, सी में है 7 और डी में है 5। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10, क्योंकि बेकिंग सोडा की अगर बात की जाए तो बेकिंग सोडा का हमारा सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अतः इसमें
जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू टिश्यू। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डैश टिश्यू। अर्थात पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है जाइलम, बी में है कोलेनकाइमा, सी में है स्क्लेरेनकाइमा और डी में है फ्लोएम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेनकाइमा, क्योंकि क्लोरेनकाइमा के कारण ही पौधे में लचीलापन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है आयरन, बी में है कार्बन, सी में है क्लोरीन और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन, क्योंकि आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, जिसका प्रतीक Fe होता है। लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को माना जाता है तथा लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है।